गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने मेमोरी यूनिट स्टार्ट की थी जो आपके एमएससी प्री और बीसीए सेकंड दोनों में ही है। और मेमोरी यूनिट में अपन ने सबसे पहला पढ़ा कि व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी है क्या। तो मेमोरी एक प्लेस है, एक जगह है जहां अपन डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट इन सब को स्टोर रखते हैं। उस जगह को, उस प्लेस को अपन मेमोरी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि नेचर के अनुसार मेमोरी दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी का जो नेचर होता है वो होता है वॉलेटाइल। और फिर इन दोनों में मैंने आपको 7 डिफरेंस बताए थे जो आपके पास नोट्स में भी हैं और मैंने खूब अच्छे ढंग से समझा भी दिया है। आज अपन पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी को डिटेल में। तो प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया कि इसका व्यवहार वॉलेटाइल होता है और इसमें स्टोर डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ करते ही प्राइमरी मेमोरी के स्टोर डेटा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में आईसी के रूप में होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है और टेम्परेरी मेमोरी होने की वजह से इसकी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती और ये फास्ट होती है। और इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग से पहले जो डेटा लिया जाता है वो प्राइमरी मेमोरी से ही लिया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट दिया जाता है वो भी प्राइमरी मेमोरी को ही दिया जाता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में आईसी के रूप में होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, और आईसी को आसानी से निकालकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए इसको इंटरनल या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं और ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। आज अपन पढ़ेंगे रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस का मतलब होता है कि डेटा को रीड और राइट करने का प्रोसेस या तरीका। एक्सेस का क्या अर्थ होता है कि डेटा को रीड और राइट करने का तरीका, उसके लिए एक्सेस वर्ड यूज किया है। एक्सेस का अर्थ क्या है कि मेमोरी में अपन दो ही काम करते हैं, या तो डेटा को रीड करते हैं या फिर नए डेटा उसमें स्टोर करते हैं, राइट करते हैं। तो रीड और राइट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सेस। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस दो तरह की एक्सेसिंग स्कीम है। तो रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि जो डेटा को रीड और राइट करने में जो समय लगता है, जिसको एक्सेस टाइम कहते हैं, वो एक्सेस टाइम लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, जगह पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस आपके टेप रिकॉर्डर की कैसेट है, टेप की जो कैसेट होती है, ऑडियो कैसेट, वो सीक्वेंशियल एक्सेस है। आप पहला गाना सुन रहे हो और 5वां सुनना है तो दूसरा, तीसरा, चौथा निकाल के आप 5वें पे पहुंच सकते हो, क्योंकि उसमें हर काम सीक्वेंस में होता है। जबकि सीडी आपकी रैंडम एक्सेस है, आप 1 नंबर से 20 नंबर पे डायरेक्ट जा सकते हो। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं एक मेमोरी चार्ट बना रहा हूं। इस मेमोरी चार्ट में यहाँ डेटा अलग अलग सेक्टर में स्टोर है। अब हेड यहाँ पे रीड कर रहा है, उसके बाद उसको यहाँ रीड करना है, उसके बाद यहाँ करना है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, जैसे ही ये डेटा रीड करेगा फिर इस सेक्टर को रीड करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। और इसको रीड करने के बाद फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। तो इसको रीड करने में तो समय कम लगेगा क्योंकि ये डेटा नजदीक है, लेकिन इसको रीड करना है तो इन सबको क्रॉस करते हुए यहाँ पहुंचेगा, तो इसको समय ज्यादा लगेगा। किसमें? सीक्वेंशियल एक्सेस में। लेकिन रैंडम एक्सेस में क्या होगा कि यहाँ से डेटा रीड करके ये डायरेक्टली यहाँ जाएगा और यहाँ भी डायरेक्टली आएगा। तो चाहे यहाँ डेटा रीड कर रहा है या यहाँ रीड कर रहा है, सेम टाइम लग रहा है। कहने का मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो एक्सेस टाइम है, जो डेटा को रीड और राइट करने में समय लग रहा है, वो लोकेशन पर डिपेंड नहीं
करता, जगह पर निर्भर नहीं करता। चाहे डेटा नजदीक हो चाहे डेटा दूर हो, रीड और राइट करने में उसको सेम टाइम लगता है। क्लियर होगी ना बात? तो एक्सेस टाइम सेम लगेगा दोनों को रीड और राइट करने में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए सबसे पहले यही कहा जाता है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी होने की वजह से इसमें जो एक्सेस टाइम है वो लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर कर रहे हैं या सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए डेटा लेता है, तो एक्चुअल में वो रैम से ही लेता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से ही लेता है। बाकी रैम के लिए जो प्राइमरी मेमोरी के लिए अपन ने चीज़ें लिखी है वो सारी सेम है। इसका व्यवहार वॉलेटाइल है और इसमें डेटा तभी तक उपस्थित रहता है जब तक आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन है। कंप्यूटर को ऑफ करते ही रैम के जो डेटा हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। रैम कंप्यूटर में आईसी के रूप में, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होती है, ठीक है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी सीमित होती है। आजकल कंप्यूटर में जो रैम यूज़ की जा रही है वो 4GB, 8GB, 6GB इस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। रैम है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो एस रैम और दूसरा डी रैम। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम। एस रैम है, इसका पूरा नाम है स्टैटिक रैम, और डी रैम का पूरा नाम है डायनामिक रैम। अब रैम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें डेटा तभी तक उपस्थित रहता है जब तक कंप्यूटर का स्विच ऑन है, और स्टैटिक रैम के लिए भी यही चीज़ है कि स्टैटिक रैम में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ करते ही स्टैटिक रैम के जो डेटा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन डायनामिक रैम में ऐसा नहीं होता। डायनामिक रैम में अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो भी कुछ सेकंड्स के बाद डेटा अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनकी आगे आवश्यकता होती है, तो उन डेटा को वापस से अपन रिफ्रेश करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्रेश। रिफ्रेश करने का मतलब पुनर्जीवित करते हैं। तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस क्या हुआ कि स्टैटिक रैम में तो कंप्यूटर ऑन रहने तक ही डेटा स्टोर रहता है, ऑफ करते ही डेटा समाप्त हो जाता है। लेकिन डायनामिक रैम में अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो भी डेटा कुछ सेकंड तक ही स्टोर रहता है, उसके बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनकी अपने को आगे आवश्यकता होती है, तो ऐसे डेटा को अपन क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। तो डायनामिक रैम को टाइम टू टाइम रिफ्रेश किया जाता है, और रिफ्रेश उन डेटा को करते हैं जिनकी आगे आवश्यकता हो। अब डायनामिक रैम में डेटा को रिफ्रेश करने का काम करता कौन है? तो कुछ कंप्यूटर में तो रिफ्रेश का काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। और कुछ कंप्यूटर में जो ये डायनामिक रैम है, इसी में अलग से एक रिफ्रेश सर्किट बना होता है जो टाइम टू टाइम डेटा को रिफ्रेश करता है। तो रिफ्रेश करने का काम या तो सीपीयू के द्वारा या डायनामिक रैम में एक अलग से रिफ्रेश सर्किट लगा रहता है जो टाइम टू टाइम डेटा को रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो दूसरा अंतर क्या हुआ कि स्टैटिक रैम में टाइम टू टाइम डेटा को रिफ्रेश नहीं किया जाता, जबकि डायनामिक रैम में टाइम टू टाइम डेटा को रिफ्रेश किया जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसी रैम की क्या आवश्यकता हुई जिसमें डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़े? इससे अच्छा तो स्टैटिक रैम है कि कंप्यूटर ऑन हो गया और जब तक ऑफ नहीं होगा इसमें डेटा स्टोर रहेंगे। देखो स्टैटिक रैम है ये आती थी पुराने कंप्यूटर में, क्योंकि पहले कंप्यूटर पे काम करते थे 1 घंटा या 2 घंटा,
लेकिन आजकल कंप्यूटर आज ऑन किया है तो 1 वीक तक लगातार उस पर काम चलता है और रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। अगर अपन स्टैटिक रैम यूज में ले रहे हैं और उस पर लगातार 1 वीक तक काम कर रहे हैं और स्टैटिक रैम की स्टोरेज कैपेसिटी मैंने बताया कि हाईएस्ट 8 GB तक होती है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि रैम फुल हो जाती है। रैम में लगातार डेटा स्टोर रहते हैं, कंप्यूटर ऑफ नहीं करेंगे तो डेटा स्टोर ही रहेंगे, तो रैम क्या होती है कि फुल हो जाती है। उस केस में आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है और उसके बाद भी अगर आप काम करते रहे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। कंप्यूटर हैंग होने का मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, नहीं तो आपका कीबोर्ड कोई काम करेगा, न माउस कोई काम करेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कंप्यूटर हैंग होना। और इसका एकमात्र इलाज क्या है कि वापस से रीस्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑफ होगा और ऑफ होते ही इसके सारे डेटा चले जाएंगे और वापस से ऑन करेंगे तो कंप्यूटर वर्किंग में आ जाएगा। तो इसलिए अब जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं उन सब में डायनामिक रैम आ रही है। इसमें क्या होता है कि जो डेटा काम के नहीं है वो तो डिलीट होते जाते हैं और जिनका यूज होता है उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते हैं। इसलिए लगातार कितने भी लंबे टाइम तक अपन काम करें, अपनी रैम है वो फुल नहीं होती और कंप्यूटर की स्पीड भी स्लो नहीं होती और आपका कंप्यूटर भी हैंग नहीं होता। इसलिए डायनामिक रैम का यूज किया जाता है। स्टैटिक रैम पुराने कंप्यूटर में आती थी, अब जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं उन सब में DDR डायनामिक रैम है वही आ रही है और इसी वजह से कंप्यूटर हैंग नहीं होता, चाहे आप कितने भी लंबे समय तक उसमें कार्य करें। तो इसमें एक दफे क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस बताइए। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि स्टैटिक रैम में तो तब तक डेटा स्टोर रहते हैं जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, जबकि डायनामिक रैम में कुछ सेकंड तक ही डेटा स्टोर रहते हैं। डायनामिक रैम में डेटा को टाइम टू टाइम रिफ्रेश किया जाता है, जबकि स्टैटिक रैम में डेटा को टाइम टू टाइम रिफ्रेश नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक रैम में लगातार काम करने से सिस्टम स्लो हो जाएगा और सिस्टम हैंग भी हो जाएगा, लेकिन डायनामिक रैम में आप कितने भी लंबे समय तक काम करो न तो सिस्टम स्लो होता है और न ही सिस्टम हैंग होता है। ये अंतर है। इसके बाद स्टैटिक रैम है ये कॉस्टली है क्योंकि अब ये बन ही नहीं रही है और डायनामिक रैम है ये स्टैटिक रैम की तुलना में चीप है, सस्ती है। स्टैटिक रैम है ये फास्ट है, डायनामिक रैम है ये स्लो है। ठीक है, अगला अंतर स्टैटिक रैम में लाइट कंजप्शन ज़्यादा है, विद्युत खर्च ज़्यादा होता है, जबकि डायनामिक रैम में लाइट कंजप्शन या विद्युत खर्च कम होता है। तो मेनली ये 5-6 अंतर हैं जो अपन लिख सकते हैं स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में। तो पहला अंतर मैंने आपको क्या बताया कि स्टैटिक रैम में तो कंप्यूटर ऑन रहने तक डेटा स्टोर रहता है, लेकिन डायनामिक रैम में कुछ सेकंड तक डेटा स्टोर रहता है और डायनामिक रैम को टाइम टू टाइम रिफ्रेश किया जाता है, जबकि स्टैटिक रैम को टाइम टू टाइम रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला अंतर बताया स्टैटिक रैम फास्ट है, डायनामिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में स्लो है। अगला अंतर बताया कि स्टैटिक रैम में अगर अपन लगातार काम करते हैं तो ये फुल हो सकती है, इससे सिस्टम स्लो हो सकता है, सिस्टम हैंग हो सकता है। लेकिन डायनामिक रैम में अगर अपन लगातार कार्य कर रहे हैं तो न तो ये सिस्टम को स्लो होने देती है और न ही सिस्टम को हैंग होने देती है। इसके बाद अगला अंतर बताया कि स्टैटिक रैम में विद्युत खर्च ज़्यादा है, लाइट कंजप्शन ज़्यादा है, जबकि डायनामिक रैम में लाइट कंजप्शन स्टैटिक रैम की तुलना में कम होता है। फिर एक अंतर मैंने कॉस्ट का भी बताया कि स्टैटिक रैम है ये कॉस्टली है
जबकि डायनामिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में चीप है। तो ये 6 अंतर है जो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम को अलग अलग करते हैं। तो रैम मैंने खूब अच्छे ढंग से बता दिया। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रैंडम एक्सेस का अर्थ क्या है कि जो एक्सेस टाइम है वो लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, जगह पर निर्भर नहीं करता। इसमें चाहे डेटा कितना ही दूर हो, कितना ही नजदीक हो, इसका एक्सेस टाइम है वो सेम रहता है। ठीक है, डेटा को रीड राइट करने में जो समय लगता है वो ज्यादा नहीं लगता। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रैम है ये 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, और इन दोनों को खूब अच्छे ढंग से मैंने आपको समझा दिया है। बाकी नोट्स के अंदर भी ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप वीडियो को देखते हुए एक दफे नोट्स पढ़ लें। इसके बाद अगली मेमोरी है रोम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का अर्थ क्या है कि इसमें स्टोर डेटा केवल और केवल रीड किया जा सकता है। एक दफा डेटा स्टोर हो जाता है, उसके बाद न तो इसमें डेटा को राइट किया जा सकता है और न ही उसमें कोई चेंजेस किया जा सकता है। केवल स्टोर डेटा को ओनली फॉर रीड किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और इस मेमोरी में स्टोर डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। देखो, इसको प्राइमरी मेमोरी के साथ जोड़ा गया है, जबकि इसका नेचर नॉन वॉलेटाइल होता है। इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, फिर भी इसको प्राइमरी मेमोरी के साथ जोड़ा गया है। इसकी मुख्य वजह क्या है कि रोम आईसी के रूप में होती है और इंटरनल मेमोरी होती है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी के साथ जोड़ा गया है। जबकि इसका व्यवहार है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल बताइए तो रैम और रोम बोलते हैं, जबकि रोम प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का जो नेचर है वो वॉलेटाइल होता है, जबकि रोम का नेचर है वो नॉन वॉलेटाइल है। इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको प्राइमरी मेमोरी के साथ क्यों जोड़ा गया है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि ये आईसी के रूप में होती है, दूसरा ये इंटरनल मेमोरी है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी के साथ जोड़ा गया है। जबकि रोम आपकी एक नेचर के अनुसार सेकेंडरी मेमोरी है। तो रोम है, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है और इसमें कंप्यूटर की जो भी निर्माता कंपनी है वो कंप्यूटर हार्डवेयर चेक करने के छोटे छोटे प्रोग्राम इसमें स्टोर करके देती है और उन प्रोग्राम को बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जैसे ही अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो रोम के प्रोग्राम हैं वो रन होते हैं और वो चेक करते हैं कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है या नहीं, माउस है या नहीं। उसके बाद मेमोरी पार्ट को चेक करती है कि भाई फ्लॉपी डिस्क है या नहीं, हार्ड डिस्क है या नहीं। तो ये रोम के अंदर जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर की जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको चेक करते हैं। इसीलिए रोम का दूसरा नाम है बायोस। रोम को बायोस के नाम से भी जानते हैं, BIOS, और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्योंकि इसमें स्टोर डेटा है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ही चेक करते हैं। कंप्यूटर ऑन होते ही देखो डेस्कटॉप नहीं आता, आपका वर्किंग एरिया नहीं आता। कंप्यूटर ऑन करते ही आपको कुछ कैलकुलेशन सी चलती हुई दिखाई देती है और कुछ समय के बाद आपका वर्किंग एरिया या डेस्कटॉप आता है। डेस्कटॉप की डेफिनेशन यही है कि डेस्कटॉप एक वर्किंग एरिया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम को बूट होने के बाद आता है। तो कंप्यूटर ऑन होने और डेस्कटॉप आने के बीच में ये जो प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस। और कंप्यूटर ऑन करते ही अगर आपसे कोई पूछे क्या चल रहा है तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि बूटिंग प्रोसेस चल रहा है। बूटिंग प्रोसेस में 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस जो रोम के प्रोग्राम हैं ये रन होते हैं
और कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को चेक करते हैं। सेकंड प्रोसेस में जो आपकी हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटेबल फाइल्स है वो सारी आती है रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी या रैम के अंदर आती है, और ये दोनों प्रोसेस कंबाइंड रूप से मिलके क्या कहलाते हैं, बूटिंग प्रोसेस। तो रोम के अंदर होता क्या है कि कंप्यूटर की जो निर्माता कंपनी होती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चेक करने के छोटे छोटे प्रोग्राम स्टोर करके देती है, और इन प्रोग्राम्स को बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले रोम के प्रोग्राम हैं ये रन होते हैं और हार्डवेयर को चेक करते हैं। इसीलिए रोम को बायोस भी कहा जाता है, BIOS, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रोम के स्टोर प्रोग्राम को अपन केवल और केवल रीड कर सकते हैं, न तो रोम के अंदर अपन कुछ राइट कर सकते हैं, न उन प्रोग्रामों में कोई चेंज कर सकते हैं, केवल रोम के प्रोग्राम को रीड किया जा सकता है, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम के 3 रूप मार्केट में आए हैं। सबसे पहला है प्रोम, इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसको अपन ब्लैंक रोम भी कह सकते हैं। प्रोम के अंदर कोई भी प्रोग्रामर एक दफे वांछित प्रोग्राम या जिन प्रोग्रामों की नीड है वो स्टोर कर सकता है, लेकिन एक दफे स्टोर करने के बाद न तो उनको बदला जा सकता है और न ही नया कुछ डाला जा सकता है। इसलिए प्रोम को ब्लैंक रोम कहते हैं, क्योंकि पहले क्या है कि रोम खराब हो गई तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड कंपनी को भेजना पड़ता था, और कंपनी फिर उसके अंदर प्रोग्रामिंग डाल के वापस भेजती थी। इसलिए मार्केट में आई प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस आईसी में कोई भी प्रोग्रामर एक दफे कंप्यूटर के लिए जो नीडेबल प्रोग्राम्स हैं, जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, वो स्टोर कर सकता है, लेकिन एक दफे स्टोर कर दिया उसके बाद ये रीड ओनली मेमोरी की तरह ही वर्क करती है, न तो उसमें कोई चेंज कर सकते हैं न नया कुछ डाल सकते हैं। लेकिन देखो मैनुअली कोई काम होता है, प्रोग्रामर प्रोग्राम डाल रहा है, कोई एक प्रोग्राम छूट गया या कोई प्रोग्राम में एरर आ गई, तो इस आईसी को फेंकना ही पड़ता था, क्योंकि इसमें वापस रिपीट होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वन टाइम कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम स्टोर कर सकता था। तो इस कमी को दूर करने के लिए फिर एक नई रोम बनाएंगे और उसे नाम दिया गया EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज करना, मिटाना। इस आईसी को बार बार मिटा सकते हैं, बार बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और रीड ओनली मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आईसी भी मार्केट में ज्यादा नहीं चली, क्योंकि इस आईसी की बनावट इस प्रकार से थी, ऊपर एक कांच की पट्टी लगी थी और इस कांच की पट्टी पे लेजर लाइट डाली जाती थी, और लेजर लाइट डालने से इस आईसी के डेटा है वो डिलीट हो जाते थे और फिर से नई प्रोग्रामिंग कर सकते थे। लेकिन लेजर लाइट कॉस्टली थी और हर जगह उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ये EEPROM आईसी नहीं चली। EEPROM का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस आईसी में स्टोर डेटा को इरेज किया जा सकता है और फिर से प्रोग्रामिंग की जा सकती है, बार बार डेटा को मिटा के फिर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इरेज करने का प्रोसेस है वो लेजर लाइट के द्वारा है, और लेजर लाइट है वो कॉस्टली थी और हर जगह उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ये आईसी मार्केट में ज्यादा नहीं चली। अब जो रोम के रूप में मार्केट में आईसी आ रही है वो आ रही है EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM और EEPROM में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आईसी को बार बार मिटाया जा सकता है, बार बार प्रोग्रामिंग की जा सकती है। लेकिन EEPROM क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है,
इस आईसी को थोड़ा सा हाई वोल्टेज देकर अपन मिटा सकते हैं और फिर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज कंप्यूटर में जितनी भी रोम आ रही है वो सारी डबल EEPROM आ रही है, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस आईसी में जो इरेज करने का प्रोसेस है वो लाइट के द्वारा है, इलेक्ट्रिकल है। इस आईसी को थोड़ा सा हाई वोल्टेज देकर अपन मिटा सकते हैं और फिर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो बिल्कुल इजी प्रोसेस है और हाई वोल्टेज कहीं भी दिया जा सकता है। इसलिए अब रोम के रूप में आईसी आ रही है, वो आ रही है डबल EEPROM। ठीक है, तो रोम मैंने बता दिया। रोम के तीनों प्रकार प्रोम, कोई भी प्रोग्रामर एक दफा प्रोग्राम डाल सकता है, लेकिन एक दफा प्रोग्राम डालने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, बार बार इरेज कर सकते हैं, बार बार प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। लेकिन इस आईसी में जो इरेज करने का प्रोसेस है वो लेजर लाइट के द्वारा था, इसलिए ये आईसी ज्यादा नहीं चली। अब रोम के रूप में जो आईसी आ रही है वो आ रही है डबल EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस आईसी को थोड़ा सा हाई वोल्टेज देकर मिटा सकते हैं और फिर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये है पूरी रोम फैमिली, और इसके नोट्स में आप पढ़ लेना। वीडियो को देखोगे तो आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। बाकी का कल देखेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।